नमस्कार, राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। देश भर में कोरोना ने तांडव मचाया हुआ है। रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी डराने वाला है, जिससे सरकार की चिंता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बढ़ते नए मामलों से ऑक्सीजन की कमी भी अस्पतालों में देखी जा रही है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों की मौत हो चुकी है और देश में मची इस हाहाकार के बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को ये पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग उन्होंने रखी है। और वहीं आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि इन सभी आवश्यक वस्तुओं को कम से कम 6 महीने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची डाला जाए, ताकि इन जरूरी वस्तुओं के उत्पादन पर निगरानी रखकर उन्हें उचित दाम पर जनता तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने साथ कहा कि इस दिशा में केंद्र सरकार की तरफ से जल्द अहम कदम उठाया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब जो इसमें लगातार कालाबाजारी की जा रही है ऑक्सीजन को लेकर, तो वहीं जो आम जनता जो ऑक्सीजन को नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए भी कम दाम पर ये सप्लाई की जाए। तो देश भर में कोरोना ने अपना आतंक दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, कोरोना की जो दूसरी लहर है वो काफी खतरनाक है। अगर तमाम राज्यों के अस्पतालों की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामलों ने अस्पतालों में जो लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था, उसमें अब काफी अस्पतालों में भीड़ देखने को मिल रही है और इसी के कारण अस्पतालों में अब मरीजों की जगह नहीं बची है। साफ तौर पर कई बड़े अस्पतालों में मरीजों को लेने से साफ इनकार कर दिया। ऑक्सीजन की बात करें, दवाइयों की बात करें, वैक्सीन की बात करें, तो वहां पर काफी कमी देखने को मिल रही है और ऑक्सीजन की कमी के कारण काफी मरीजों की मौत भी हो रही है। हरियाणा में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण मरीजों की लगातार मौतें हो रही है और लगातार मौतों के बाद परिजनों में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार से लगातार आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ऑक्सीजन दिला दीजिए अगर अस्पताल नहीं दिला सकते तो वहीं अगर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री यानी कि दुष्यंत चौटाला की बात करें तो उन्होंने पीयूष गोयल से मांग की है, अपील की है कि जो आवश्यक वस्तुएं है जैसे दवाइयां, ऑक्सीजन, तो उनकी जल्द से जल्द सप्लाई की जाए, क्योंकि काफी कमी आ गई है ऑक्सीजन की और दवाइयों की। तो साथ ही आपको बता दें, कालाबाजारी भी लगातार ऑक्सीजन को लेकर हो रही है। बात रेमडेसिविर इंजेक्शन की करें तो लगातार इसकी डिमांड भी बढ़ना शुरू हो चुकी है, जिसके कारण अब कालाबाजारी शुरू हो गई है। तो हरियाणा में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और आपको बता दें, डिप्टी सीएम ने पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। इलाज में कमी को लेकर उन्होंने मांग की है पीयूष गोयल से। और आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद की बात करें तो वहां पर सरकार ने धारा 144 लगा दी गई है और सार्वजनिक आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, लगातार हरियाणा के फरीदाबाद में और साथ ही गुरुग्राम में कोरोना ने अपना आतंक दिखाना शुरू कर दिया है। बात अगर इसके साथ ही प्रदेश के 6 जिलों की बात करें तो वहां पर भी धारा 144 लागू कर दी गई है। तो हरियाणा में भी अब लगातार आतंक दिखाना शुरू कर दिया है कोरोना ने, तो इसको लेकर लगातार आंकड़े हैं वो काफी खतरनाक देखने को मिल रहे हैं। मौतों के आंकड़ों की बात करें तो मौतों के आंकड़ों में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से हरियाणा में कोरोना ने अपने आतंक दिखाना शुरू कर दिया, तो उसी को लेकर अब अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है, जिसके लेकर अब डिप्टी सीएम यानी कि दुष्यंत चौटाला ने पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। जी बिल्कुल, देखिए जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनके द्वारा जो है केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल को जो है एक पत्र लिखा गया है। उन्होंने उसमें मांग की कि देश प्रदेश में ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों और आवश्यक वस्तुओं के संकट के बारे में उन्होंने उनके बारे में बताते हुए आवश्यक वस्तुओं को जल्द से जल्द 6 महीने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत
आवश्यक वस्तुओं की सूची में डालने की मांग की है, ताकि जो ये कालाबाजारी या किसी तरह की जो कमी, ऑक्सीजन की कमी आदि जो समस्या इस समय कोरोना काल में जो सामने आ रही है, वो उसमें सामने ना आए, और कालाबाजारी जिस तरह की मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की और दवाइयों की जिस तरह की कालाबाजारी होनी शुरू होगी है, तो उन चीजों की रोकथाम के लिए जो ये डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो है पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री है उनको पत्र लिखा है और मांग की है कि इन आवश्यक वस्तुओं में जो ये जो सूची है उसमें इनको 6 महीने के लिए इन सभी चीजों को जो है डाला जाए। जी अभिषेक, जिस तरीके से बताया जा रहा है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पीयूष गोयल का जो पत्र लिखा है, उन्होंने तमाम जानकारी उन्होंने साझा भी की है। उन्होंने कहा है कि जो दवाइयां हैं उनकी काफी कमी आ गई है, वैक्सीन की कमी को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है, साथ ही ऑक्सीजन, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण लोगों की मौतें भी हो रही है। तमाम राज्यों से भी ऐसी खबरें आ रही है। क्या लगता है कि कब तक अब ये मांग पूरी हो जाएगी? देखिए, अब जिस तरह इन्होंने मांग की है, उन्होंने ये कहा कि इसमें जो ये जो चीजें हैं ये इस समय ज्यादा जरूरी हैं, और इनकी आपूर्ति के लिए उन्होंने मांग की है कि कहीं कहीं दिक्कत जो कभी बीच में जो थोड़ा शुरुआत में के दिनों में जो आई थी उसको दूर किया जा सके, क्योंकि इस समय प्रदेश में लगभग जो है 74-75 हजार जो एक्टिव जो केस है का जो आंकड़ा है वो 74-75 हजार के करीब का है, और वहीं जो पिछले 24 घंटों की बात करें तो 11 हजार के करीब जो नए कोरोना मरीज जो है प्रदेश में सामने है। और वहीं अब सरकार का दावा है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता की थी अभी हाल ही में, तो उन्होंने साफ तौर पे उन्होंने जो सरकारी सुविधाएं और जो कोरोना से लड़ने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की रणनीति है उसके बारे में जानकारी दी थी। 1496 के करीब जो उन्होंने सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो उन्होंने कहा कि हमारे पास अब इस समय बेड उपलब्ध है, और जल्द ही जो है 1000 बेड का जो है और प्रबंध किया जा रहा है। तो 15,000 से ऊपर जो ये बेड प्रदेश में हो जाएंगे, ये वो मतलब जिनमें ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर जिनको बेड कहा जा सकता है, तो इस तरह की जो व्यवस्था हरियाणा सरकार की ओर से की जा रही है। और उन्होंने ऑक्सीजन जो सप्लाई है उसके बारे में भी बिल्कुल जानकारी देते हुए कहा कि 156 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 162 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन इस समय प्रदेश में कर दी गई है, और प्रदेश में कुल 1255 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है, जो कि आज बढ़ाकर 185.52 मीट्रिक टन कर दी गई है। तो ऑक्सीजन की अब जो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी कमी नहीं है, और केंद्र सरकार को समय समय पर इस बारे में जानकारी दी जा रही है, और पर्याप्त मात्रा में जो है ऑक्सीजन जो है हरियाणा प्रदेश के पास है, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। किसी भी मरीज को जो है ऑक्सीजन की वजह से समस्या नहीं खड़ी होने दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो है दावा है। जी अभिषेक, हाल ही में जिस तरीके से अब सप्लाई की जा रही थी हरियाणा में, क्योंकि ऑक्सीजन की भारी कमी हर जगह चल रही है, और वहीं अगर गृह मंत्री अनिल विज की बात करें तो उन्होंने आरोप लगाया था दिल्ली सरकार पे कि वहां से जो सप्लाई हो रही है तो बीच में ही और हरियाणा से पहले इनको ऑक्सीजन को रोक लिया जाता है। क्या ये सच, ये दावा कितना सच है? देखिए, अब जो व्यवस्था की गई पानीपत से जो है ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, और वहीं जो अब रुड़की है उत्तराखंड का, वहां से भी जो है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जो हरियाणा का जो हिस्सा है, जहां हरियाणा की आपूर्ति के लिए जो है ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा रही है। केंद्र सरकार ने जो इस तरह की व्यवस्था कर दी गई ताकि किसी भी प्रदेश को जो है ऑक्सीजन की कमी ना आए, और प्रदेश मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने अभी जो कोरोना मॉनिटरिंग कमेटी जो है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज द्वारा की गई, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर इस तरह की जो समस्याएं जो सामने आ रही थी उसमें खुलकर चर्चा की, और उस अधिकारियों को निर्देश दिए, और एक रोड मैप तैयार किया गया कि ऑक्सीजन या किसी भी तरह के जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है या कालाबाजारी जो इस समय कोरोना की दवाइयों की हो रही है उसकी रोकथाम के लिए, और जो SOPs है, गाइडलाइंस है, उनकी पूरी सख्ती से पालन करवाने के लिए जो है तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए। लेकिन ये साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की अब किसी तरह की जो है प्रदेश में कमी नहीं है, और ना ही आने वाले समय में जो है वो आने दी जाएगी, क्योंकि कोटा बढ़ा जो खपत है जो हरियाणा में, उसकी जो डिमांड है केंद्र सरकार को लिख दी गई, और डिमांड के हिसाब से अभी जो है पूर्ति हो भी रही है, और उन्होंने एक ऑक्सीजन के लिए एक स्टॉक के करने का भी एक जो है
प्रबंध करने की भी जानकारी दी कि आने वाले समय में उसमें स्टॉक की जाएगी। इस तरह का व्यवस्था की जा रही है प्रदेश में, ताकि आने वाले समय में जब भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो वहां से जो है उसकी खपत की जा सके। अभिषेक, तमाम जगह से ऐसे ये भी खबर आ रही है कि रेमडेसिविर की जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते मामलों ने डराना शुरू कर दिया है और इसकी डिमांड भी रेमडेसिविर यानी कि इंजेक्शन की अब ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, जिसको लेकर लगातार कालाबाजारी भी की जा रही है। क्या ऐसे ही कालाबाजारी अब ऐसे मामले हरियाणा में भी देखने को मिल रहे हैं? देखिए, ये जानकारी जरूर आ रही है, जगह जगह से इस तरह की जरूर खबरें सामने आ रही है कि जिसमें ये कोरोना की जो अहम जो दवाई है उसकी जो है कालाबाजारी हो रही है। लेकिन इसके रोकथाम के लिए जो स्वास्थ्य विभाग ने और प्रदेश सरकार ने अपने तमाम जो जिला लेवल के अधिकारी हैं उनको हिदायत जारी कर दी और सख्ती बरतने के लिए कहा कि किसी को भी जो है इस तरह की कालाबाजारी ना करनी दे और स्टॉक जो है वो सुनिश्चित किया जाए। तो 22 के 22 जिलों में इस बारे में भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी थी कि पूरे 22 के जो 22 जिले हैं उनमें जो सरकारी अस्पताल है उनमें किस हद तक और किस क्वांटिटी में जो ये कोरोना की जो अहम जो ये जो दवाई जिसको कहा जाता है ये है उसका स्टॉक भी उस स्टॉक के बारे में उन्होंने मीडिया के सामने जो है जानकारी दी। और उन्होंने साफ कहा कि कालाबाजारी अगर कहीं से छुटमुट तरह की जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो उस पर सख्त जो है सख्ती से जो है स्वास्थ्य विभाग पेश आ रहा है। पुलिस जो है वो पूरे इन प्रकरण पर नजर बनाए हुए है और किसी को भी जो है कालाबाजारी किसी भी वस्तु की प्रदेश में नहीं कर ली जाएगी। और जो इस समय कोरोना काल में जो कोरोना की अहम दवाई की कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभिषेक, अब 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को अब वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। अफवाहें भी फैलाई जा रही थी कि वैक्सीन में कुछ ना कुछ खराबी है। विपक्ष पार्टियों का काफी अहम रोल इसमें रहा है। क्या लगता है कि अब 1 मई से कितनी अब लोगों में इसमें जागरूकता फैलने का शुरू हो जाएगी, क्योंकि वैक्सीन ही एक मात्र सहारा रहा है और जिसको कोरोना से निजात मिल सके? क्या लगता है कितने अब लोग इस दौरान जागरूक होंगे और आप किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा लगवाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए? देखिए, अब जिस तरह का अब कोरोना के आंकड़े जो लगातार जो बढ़ के आ रहे हैं तो अब जो प्रदेश की जो जनता है वो अवेयर है और टीकाकरण के प्रति उनकी रुचि है। और अब जो 1 मई से जो है 18 साल से ऊपर के जो है लोग उनको भी जो है ये वैक्सीन दी जाएगी। और हरियाणा सरकार की ओर से ये ऐलान कर दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक को जो प्रदेश में का जो निवासी है उसको जो है हरियाणा सरकार की ओर से मुफ्त में जो है ये टीकाकरण अभियान में उसको शामिल किया जाएगा। और वैक्सीन जो है ये कोरोना वैक्सीन ये जो है मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि सरकार इसको केंद्र सरकार ये जो दवाइयां बनाने वाली जो कंपनियां उनसे जो है इसको खरीदेगी। लगभग उन्होंने इसका 400 रुपए का मूल्य बताया, लेकिन जो है जनता को जो है ये पूर्ण रूप से दोनों जो वैक्सीन है ये मुफ्त में जो है लगाई जाएगी। उन्होंने इसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा जो है ये ऐलान किया गया है। और इस समय उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि 1800 से अधिक टीकाकरण केंद्र जो है प्रदेश में अभी संचालित किए हुए हैं, जिसमें 35,81,285 लोगों का जो है टीकाकरण हो चुका है, जिसमें 45 साल से ऊपर के लोग हैं। और कल यानी जो बीता रविवार है 87,000 से अधिक लोगों को जो है टीकाकरण किया गया। और 20 अप्रैल से सभी विभागों के सहयोग से टीकाकरण अभियान जो है वो एक बड़े अभियान के तौर पर जो है चलाए जाने की बात की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप जानकारी देने के लिए। तो रुक अगली खबर का कर लेते हैं। खबर अगली है दिल्ली से, जहां दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी है। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक यानी कि मुकेश अंबानी के अलावा रतन टाटा, आदित्य बिरला, राहुल बजाज, आनंद महिंद्रा, हिंदुजा और समेत कई बड़े उद्योगपति इसमें शामिल है। इसी दौरान सीएम केजरीवाल ने उद्योगपतियों से कहा कि अगर आपके पास ऑक्सीजन या टैंकर हो तो दिल्ली सरकार की मदद करें। उन्होंने साथ लिखा कि आपसे जो भी सहयोग हो सकता है वो जरूर कीजिए। बता दें आपको ये कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत होने का एक कारण ये भी है कि यहाँ मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता और ना ही यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन की कोई फैक्ट्री है। तो वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में लगातार ये इजाफा देखने को मिल रहा है और साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत भी बढ़ती नजर आ रही है। इसी बीच केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल ने इसी दौरान कहा कि लॉकडाउन 3 मई की सुबह 5 बजे तक ये बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने साथ कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर कोई यही चाहता है कि लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए। बता दें आपको ये कि दिल्ली में पहला लॉकडाउन सोमवार 19 अप्रैल रात 10 बजे से सोमवार 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक लगाया गया था। वैसे तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को। तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से सीधे लाइव जुड़ गए हैं राजू तिवारी। राजू तिवारी, अब दिल्ली सरकार इतनी चिंता हो गई है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, हालांकि यहाँ पर लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है, तो वहीं अब ऑक्सीजन की भारी कमी को लेकर और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो पूरी तरीके से चरमरा गई है अस्पतालों की, तो उसको लेकर अब मदद मांगी है, यानी कि चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार ने उद्योगपतियों को। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार गुहार लगाई जा रही है कि ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा किया जाए, मगर केंद्र सरकार को भी पहले पत्र लिखा गया था, उसके बाद में केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई थी उसको बढ़ाया गया। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा था कि वो भी ऑक्सीजन की जो कमी है भारत दिल्ली के अंदर उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करे और कहीं ना कहीं अपना अपना सहयोग दे, जो भी जिससे मदद हो सके उतनी मदद कर सके। मगर कहीं ना कहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री भी ने, अरविंद केजरीवाल ने खुद उद्योगपतियों से भी अब पत्र लिखा है और उनसे भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो किल्लत है दिल्ली के अंदर उसको मद्देनजर रखते हुए पत्र के साथ साथ ये भी कहा है कि उनके पास जो भी सुविधाएं हो, यानी कि दिल्ली के लिए वो कहीं ना कहीं मुहैया कराए और कहीं ना कहीं अपना योगदान दे, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास अपनी ऐसी ऑक्सीजन फैक्ट्री कोई भी नहीं है जिससे कहीं ना कहीं सुविधाएं हो सके। मगर कहीं ना कहीं बाहर से जो सुविधाएं ली जा रही हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की अहम भूमिका जरूर है, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास अभी तक अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत जरूर देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से मरीज जो है वो परेशान है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही है, मगर समय रहते हुए अगर ये परिस्थिति को समझा जाता और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कोशिश करती तो शायद इतनी बड़ी स्थिति दिल्ली सरकार के सामने नहीं खड़ी होती। मगर कहीं ना कहीं जनता की भी लापरवाही है और सरकारों की भी लापरवाही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो तालमेल नहीं है उसकी भी कहीं ना कहीं खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है और लगातार अस्पतालों के अंदर भीड़ बढ़ रही है, यानी कि मरीजों की संख्या बिल्कुल बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटे के अंदर 23,000 से ज्यादा के आंकड़े कोरोना के आ चुके हैं और लगातार दिल्ली सरकार अभी भी कोशिश कर रही है। मगर देखना होगा आज भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के अंदर एक दिल्ली सरकार की तरफ से पूछा गया था कि दिल्ली सरकार ने कड़े कदम किस तरीके से उठाए हैं और दिल्ली सरकार और राज्य सरकार किस तरीके से और केंद्र सरकार किस तरीके से अपना सहयोग दे रही है। मगर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद भी अभी तक दिल्ली के हालात नहीं सुधरे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां जरूर खड़ी होती नजर आ रही हैं। जी तो राजीव तिवारी, अभी जो पत्र लिखा है दिल्ली सरकार ने उद्योगपतियों को, भी ये पत्र कितना कारगर साबित होने वाला है, कितने मदद के साथ अब ये सामने आएंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें उद्योगपतियों से जो पत्र लिखा गया, क्योंकि 2020 के अंदर भी सभी उद्योगपतियों ने
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का सहयोग दिया था और अपनी तरफ से जो भी उनसे सुविधाएं बन पाई थी वो उन्होंने की थी। मगर अब 2021 के अंदर अभी तक किसी ने भी उद्योगपति ने अपना सहयोग नहीं दिया। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब गुहार लगाई गई है और उनसे पत्र के माध्यम से, चाहे वो रतन टाटा हो या फिर रिलायंस हो या फिर कोई कैसे महिंद्रा हो, ये सभी ग्रुपों से पत्र जरूर लिखा है। मगर देखना होगा कि किन की तरफ से पहल की जाती है, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी कहीं ना कहीं पत्र लिखा गया था, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया था कि उनसे भी सहयोग मांगा गया था। मगर अभी तक उनकी तरफ से भी सहयोग नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं अब उद्योगपतियों की तरफ रुख किया गया है और देखना होगा उद्योगपति जो है वो कितनी मदद कर पाते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो स्थिति है वो सभी मरीजों के लिए है, सभी लोगों के लिए। कहीं ना कहीं उस स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार अब कोशिश करती नजर आ रही है और यहाँ तक कि उद्योगपतियों के साथ साथ सभी मुख्यमंत्रियों से भी अपील की गई है। और देखना होगा कि पहल कौन करता है और कौन दिल्ली सरकार की मदद करता है। मगर कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है, उसको संभालने के लिए सबका सहयोग चाहिए। जी राजीव, वैसे जो महामारी ऐसे पूरी दुनिया जूझ रही है, परेशान है, क्या लगता है उद्योगपतियों को एक ऐसा मौका मिला है अपनी छवि सुधारने का? एक तरफ अगर किसानों की बात करें तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो केंद्र सरकार है कृषि कानून को जो फायदा पहुंचा रही है वो सिर्फ उद्योगपतियों को पहुंचा रही है। क्या लगता है कि अब अपनी एक मौका मिला है कि एक कुदरत की तरफ से कि अपनी छवि को सुधारा जा सकता है इस महामारी के दौर में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, जब कृषि कानून चला था तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से आवाज उठाई गई थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार जो है वो पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। और कहीं ना कहीं पूंजीपतियों की, यानी कि रिलायंस की बात करें या और बड़े ग्रुपों की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि जरूर बिगड़ी थी। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अब अपील की है और कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद जताई है, तो देखना होगा कि पूंजीपति यानी कि उद्योगपति जो है वो कितनी मदद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्योगपतियों की भी छवि बिगड़ी थी। उस छवि को सुधारने के लिए एक जरूर मौका दिया गया है। मगर देखना होगा कि अभी तक ना तो कहते मुख्यमंत्रियों की तरफ से पहल की गई है दिल्ली की मदद करने के लिए और ना ही अभी तक उद्योगपतियों की तरफ से। मगर देखना होगा कि उद्योगपतियों की तरफ से जिस तरीके से मौका दिया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उद्योगपति किस तरीके की मदद करते हैं। मगर कहीं ना कहीं स्थिति जो है उसको संभालने के लिए सबका सहयोग चाहिए। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार और उद्योगपति तीनों ही मिलकर काम करेंगे तो जाके मरीजों की स्थिति को संभाला जा सकता है। जी बिल्कुल राजीव, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रुक अगली खबर का कर लेते हैं। खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र के पालघर में कोरोना संक्रमण के गंभीर स्थिति के बीच जो पालघर में जो एक हादसा हुआ था, यानी कि विरार के विजय वल्लभ अस्पताल में 2 दिन पहले यानी कि 23 अप्रैल को सुबह 3 बजे ये आग लग गई थी और आग की घटना में 15 कोविड मरीजों की दर्दनाक मौतें भी हो गई थी। और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने अस्पताल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी दौरान डीसीपी महेश पाटिल ने बताया कि पुलिस ने अस्पताल के 2 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। अस्पताल में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी और कोर्ट ने उन्हें 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अस्पताल में आग लगने का कारणों की जांच में जुटी हुई है और सीएम उद्धव ठाकरे ने इस घटना की जांच के आदेश दिए थे। तो वहीं विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में रात अचानक 3 बजे एसी में से अचानक आग नीचे गिर गई थी और जिसकी वजह से आईसीयू में आग फैल गई और आग की चपेट में आने से 15 मरीजों की जान चली गई थी, उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो वहीं आग फैलती देख आनन फानन में और मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त आईसीयू में 17 मरीज भर्ती थे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस मामले की जांच की बात कहते हुए 10 दिन में रिपोर्ट लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। दिनांक 23 अप्रैल 2021 को अर्नाला पुलिस स्टेशन की हद में विजय वल्लभ हॉस्पिटल, जहाँ पे कोविड पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे, इलाज कर रहे अपना, उस हॉस्पिटल में अंदाजन रात को 2:30 से 2:45 बजे इंटेंसिव केयर में आग लगने के बाद 13 कोविड पेशेंट की जलकर मौत हुई थी। उस दुर्घटना में और 2 पेशेंट जो जख्मी हुए थे आग में जलकर, उनकी बाद में ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मौत हुई थी। ऐसे 15 रुग्णों की मौत होने के बाद अर्नाला पुलिस स्टेशन हद में गुना रजिस्टर नंबर 138/2021 आईपीसी कलम 304, 337, 338, 34 के तहत मामला दर्ज हुआ था। उस गुने के इन्वेस्टिगेशन दौरान आज 25 अप्रैल 2021 को 2 आरोपी डॉक्टर दिलीप शाह, डॉक्टर शैलेश पाठक, इनको अरेस्ट किया है।
माननीय वसई न्यायालय ने इन दोनों आरोपी की 1 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया है और इस गुने का इन्वेस्टिगेशन आगे जारी है। दोनों आरोपी का प्रोफाइल क्या है? विजय वल्लभ हॉस्पिटल के डॉक्टर दिलीप शाह इस हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और डॉक्टर शैलेश पाठक इस हॉस्पिटल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। हम इस घटना का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा उस हिसाब से हम कार्रवाई करें। सर, इसमें ये 2 ही आरोपी रहेंगे क्या और भी आरोपी बढ़ सकते हैं? इसमें और भी किसी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे मुद्दे सामने आएंगे उस तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, एक तरफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जहां कोविड अस्पताल में 15 लोगों की जान चली गई थी और कहीं ना कहीं इनकी बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी। इसी दौरान 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या आगे की अपडेट मिल रही है? ये करिश्मा, देखिए विरार में जिस तरह से 23 अप्रैल को देर रात 3:10 पे आग लगी थी, उसमें 15 लोगों की मौत हो गई। यह आग जो है आईसीयू में लगी थी, जिसमें एसी के दौरान आग गिरने से अचानक आग भड़क गई और 15 लोगों की मौत हुई। फिलहाल उस वक्त जो है 13 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत जो है इलाज के दौरान हो गई। इसको लेकर लगातार मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच पैरेलल जांच कर रही थी। जांच के दौरान जानकारी मिली है कि यह हॉस्पिटल में ऑडिट नहीं करवाई गई थी, लिहाजा कई अन्य ऐसे जो कृत्य किए गए थे जो बेहद गलत है और गलत तरीके से इसको जो हॉस्पिटल को संचालित किया जाए, लिहाजा संचालक के साथ साथ कार्यकारी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि माननीय कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस कस्टडी दी है, जिसमें ये जांच की जाएगी कि और कितने लोग ऐसे शामिल है जो इस पूरे हॉस्पिटल को संचालन में शामिल थे। तो सत्यप्रकाश, इसी दौरान जो 2 बड़े अधिकारी को गिरफ्तार किया है, पुलिस की तरफ से कुछ आगे की ऐसे बयानबाजी सामने आ रही है कि उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं कि इस घटना में और भी अधिकारी शामिल है? देखिए, जाहिर तौर पर करिश्मा, जब कोई मामला होता है तो ऐसे में जांच का जो दायरा रहता है वो सबसे पहले उस संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर जांच की थी। जाहिर तौर पर जो रिपोर्ट अभी फिलहाल मिली है, फायर ऑडिट सही तरीके से नहीं की गई थी। फायर ऑडिट का जो समय था वो भी खत्म हो गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि मौत के लिए उकसाने का मामला यानी कि 304, 371 के तहत जो मामला दर्ज कर क्राइम ब्रांच ने इनको गिरफ्तार किया है। लिहाजा अब लोगों की नजर यह है कि क्या फायर अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या नहीं, क्योंकि पिछले 25 मार्च को भी जो घटना मुंबई के भांडुप में हुई थी उसमें भी 11 मरीजों की मौत हो गई थी। इस दौरान भी तमाम जानकारियां मिली थी कि इकबाल सिंह चहल जो मुंबई पुलिस आयुक्त है, उन्होंने भी कहा था, बीएमसी आयुक्त है, उन्होंने भी कहा था कि 10 दिन में रिपोर्ट सौंप देना है। ऐसे में 1 महीना हो गया लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। लिहाजा बीएमसी के जो विरोधी पक्ष नेता है रवि राजा, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है कि क्या भांडुप वाले मामले में बीएमसी या फिर मुंबई पुलिस अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं दी। लिहाजा ये भी देखा जा रहा है किस तरह से कितने और हॉस्पिटल है जिनमें इस तरह की अनियमितताएं बरती गई है लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।